Let's talk about the nitrogen compound which is NH3. अमोनिया का सबसे पहले हम लोग बेटा प्रिपरेशन स्टडी करते हैं। बताइए अमोनियम के कुछ कंपाउंड्स थे जिसको डिकम्पोज करके क्या मिल रहा था अमोनिया। कौन सा कंपाउंड था अमोनियम का जिसको डिकम्पोज करके हमने अमोनिया जनरेट किया था? अमोनियम डाइक्रोमेट, नो, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया था तो हमारा निकला था वाटर। कितना वाटर निकलेगा? 3 वाटर निकल सकता है ना मैक्सिमम। पहले तो CO2 निकलेगा, सॉरी, तो 1 वाटर निकलेगा, फिर उसके बाद 2 अमोनिया जो है जनरेट हो जाएंगे। तो अमोनियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन मुझे क्या देता है? अमोनिया। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ये है। दूसरी प्रिपरेशन क्या है? आप अमोनियम क्लोराइड को ट्रीट कर दीजिए बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, हमें मिलता है कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया गैस प्लस, so we get water, ammonia gas and calcium chloride। एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अमोनिया गैस, ये जो प्रोसेस में आप देख रहे हैं, इन दोनों प्रोसेस में अमोनिया अलोंग विद वाटर मिल रहा है हमें, है ना। तो देखिए क्या सवाल आ सकता है। सवाल ये आ सकता है कि इस अमोनिया जो कि मैं इन दोनों में से किसी भी प्रोसेस अगर जनरेट कर रही हूँ, अमोनिया गैस है, उसके अंदर वाटर वेपर्स भी होंगे। इसका मतलब जो अमोनिया मुझे मिल रही है दैट इज अलोंग वाटर। तो मुझे कुछ भी करके उस अमोनिया को क्या करना है? ड्राई करना है। तो सबसे पहला हाउ कैन आई ड्राई अमोनिया? तो लिखिए अमोनिया इज ड्राइड यूजिंग क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड। अमोनिया इज ड्राइड यूजिंग क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड पानी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, बना देगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। तो इसे क्विक लाइम में डाला जाता है। ठीक है, एक तो ये फैक्चुअल चीज हो गई जिससे आपने सवाल पूछ लिया। दूसरा क्या होगा भैया, यहाँ से जो अमोनिया मिली उसका प्रेशर रिपोर्ट कर दिया गया P1, एक्वस टेंशन दे दिया गया X। बोला जाए व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ड्राई अमोनिया एंड द गैस इज ड्राइड यूजिंग कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ड्राई अमोनिया? तो P1 जो आप रिपोर्ट कर रहे हो माइनस क्या कर दोगे? एक्वस टेंशन, एंड देन यू विल गेट व्हाट? द प्रेशर ऑफ ड्राई अमोनिया, एंड देन यू कैन यूज PV इक्वल्स टू nRT, वट एवर दे आस्किंग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, वट एवर। मतलब गैसियस स्टेट को पूरा क्या कर देंगे? यहाँ से रिलेट कर देंगे। ठीक है, तो किसी बहुत महान इंसान ने कहा है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल अलग अलग नहीं करने चाहिए। केमिस्ट्री को ही रहने देना चाहिए, है ना, क्योंकि इन सारे यहाँ से भी सारे सवाल किसके बन गए? फिजिकल से बन गए। ठीक है, चलिए हमने देख लिया अमोनिया को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे और इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन जो है अमोनिया की वो है नाइट्राइड्स का हाइड्रोलिसिस। तो एक प्रिपरेशन नाइट्राइड ले लीजिए, कैल्शियम नाइट्राइड, इसमें पानी डाल दीजिए, क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया गैस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया गैस। तो नाइट्राइड्स का प्रिपरेशन, आप कोई भी नाइट्राइड ले लीजिए, एल्यूमिनियम नाइट्राइड ले लीजिए, इसका भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। बताइए कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो नाइट्राइड बनाते हैं? रिकॉल योर नॉलेज, लिस्ट बनाओ। जो नए बच्चे आए हैं, पुराने बच्चों को बनवा रखी है। कौन से कंपाउंड्स नाइट्राइड बनाते हैं? बेरिलियम नाइट्राइड बनाता है, हाँ बेरिलियम बनाता है, लिथियम भी बनाता है, मैग्नीशियम भी बनाता है, क्योंकि इनका क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक, बोरॉन नाइट्राइड बनाता है, हाँ बनाता है Bn, बोरॉन नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है, हाँ Al, कैल्शियम भी बनाता है। ये देख लिए, ये सारे कंपाउंड्स हैं जो क्या बना रहे होंगे? नाइट्राइड्स। याद रखेंगे, सवाल आता है इन सब चीजों से। ठीक है, ये सेकेंड प्रिपरेशन। थर्ड प्रिपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कमर्शियल प्रिपरेशन है। इसको बोला जाता है साइनामाइड प्रोसेस। जनरली सवाल पूछा जाता है साइनामाइड प्रोसेस से। ये कहता है कैल्शियम ऑक्साइड लो, उसमें कार्बन डालो ताकि कैल्शियम कार्बाइड मिले और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाए।
कैल्शियम कार्बाइड को डायरेक्ट रिएक्शन कराओ नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोलिम मिले कैल्शियम साइनामाइड एंड कार्बन। इसको बोला जाता है नाइट्रोलिम, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर। नाइट्रोलिम, LIM है ये, नाइट्रोलिम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर। ये जो बंदा मिला है यहाँ पे, ये कैल्शियम CN2, उसको बोला जाता है कैल्शियम साइनामाइड। दिस इज नॉट साइनाइड ना, यू कैन सी इट्स नॉट CN ना, साइनाइड थोड़ी है, CN2 है, इसको बोला है साइनामाइड। तो दिस इज कैल्शियम साइनामाइड। उस कैल्शियम साइनामाइड में आप लोग डाल दीजिए पानी, मतलब पानी इन फॉर्म ऑफ हीट, मतलब स्टीम। तो आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अमोनिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। इसको याद रखेंगे। ये प्रिपरेशन इस तरीके की साइनामाइड वाली जो है ना, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में एक बक्से नहीं बने रहते डू यू नो टाइप, जिसमें वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नाइट्रोजन इज यूज एज अ फर्टिलाइजर एंड ऑल, अमोनिया के फॉर्म में, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो वहाँ से फिर रिएक्शन पता होने चाहिए। जब अगर कोई स्टेटमेंट लिखे यू शुड नो द रिएक्शन, तो रिएक्शन इज दिस। तो आप कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डालते हैं, क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं ये। अब देखिए सवाल क्या बनेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये आपको दिख रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, एंड इट इज अ बेसिक ऑक्साइड। कैल्शियम का S ब्लॉक से रिलेट करेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे लेट्स से अ स्टेबल कंपाउंड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड टू गिव अ कंपाउंड A एंड अ गैस B. A when reacts with carbon gives B, which on hydrolysis give acetylene, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस क्या देगा? एसिटाइलिन, ठीक है। फिर B when reacts with nitrogen form a mixture C which is known as a very important fertilizer. तो कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डालोगे, कैल्शियम कार्बाइड मिलेगा। कैल्शियम कार्बाइड में नाइट्रोजन डालोगे, कैल्शियम साइनामाइड मिलेगा। और कार्बाइड में ये दोनों को बोला जाता है नाइट्रोलिम, और कैल्शियम साइनामाइड में स्टीम डाल दोगे, कैल्शियम कार्बोनेट, और वापस से क्या मिल जाएगा? अमोनिया गैस। बात क्लियर हुई? चलिए, और एक और अच्छा तरीका है हेबर्स प्रोसेस। वी ऑल नो हेबर्स प्रोसेस। तो फोर्थ इज द हेबर्स प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो कमर्शियली अवेलेबल। एनीबडी कैन टेल मी द कंडीशंस फॉर हेबर्स प्रोसेस? ये रिएक्शन बेटा एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, तो इट विल बी फेवर्ड, मतलब ऐसा पूछा जा सकता है टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया, व्हाट ऑल कंडीशन आई शुड अप्लाई। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम लगाओ कि अगर आप इस, ये रिएक्शन एक्चुअली रिवर्सिबल हो सकता है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन लोग ये रिएक्शंस पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब रिएक्शन पीछे जा सकता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फेवर्ड एट। और प्रेशर कंडीशंस क्या होंगी? क्यों? भैया यील्ड बढ़ानी है, जब प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन कहाँ जाता है? जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं गैस के। तो नंबर ऑफ मोल्स गैस के कहाँ ज़्यादा है? रिएक्टेंट में ज़्यादा है ना, कम कहाँ पर है? प्रोडक्ट में। तो रिएक्शन आगे तो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, कैसे बातें कर रहे हो? हाँ, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर कितना होता है? मतलब रूम टेम्परेचर 700 केल्विन। मैडम सर 700 केल्विन के आसपास होता है, जबकि ये लो नहीं है, ये लो है, हमारे लिए तो बहुत हाई है ये। दिस इज तो वेरी हाई। तो ये लो का मतलब अपने हिसाब से मत सोचे बैठ जाना। हमारे हिसाब से लो इज 0 डिग्री सेल्सियस, नहीं हमारे हिसाब से लो इज -5 डिग्री सेल्सियस। हमारे हिसाब से लो नहीं, रिएक्शन के हिसाब से लो। तो विल बी हैविंग लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों? क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन कहाँ जाता है? जब नंबर ऑफ मोल्स कहाँ होते हैं गैस के? कम होते हैं। और इस पूरे रिएक्शन के लिए आयरन और मोलिब्डेनम हम लोग यूज करते हैं एज कैटलिस्ट, है ना। 700 केल्विन इज हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस? -273 कर दो, कितना आएगा?
मतलब सब 300 के अप्रॉक्स, मतलब ऑलमोस्ट 450 400, हाँ ठीक है 700 केल्विन के। तुम 450 केल्विन ही बोल रहे थे, हाँ डिग्री सेल्सियस 400 के आसपास और केल्विन 700 के आसपास। चलिए बात क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं, अमोनिया के ऊपर और डिस्कशन करते हैं। अमोनिया को प्रिपेयर हम लोग कर चुके हैं। कहने वाली चीज़ आपको पता है, अमोनिया बेसिक इन नेचर है। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। क्यों? पानी में डिसॉल्व करके क्या देती है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वीक बेस। तो दिस बेसिक इन नेचर है। अमोनिया के रिएक्शंस हैलोजन के साथ हो सकते हैं। अमोनिया रिएक्ट कर जाती है हैलोजन के साथ, बना देती है अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। नहीं HCl बनेगा ना, HCl गैस बन जाती है। अमोनिया का रिएक्शन हो जाता है ब्रोमीन के साथ, वही अमोनियम ब्रोमाइड बना देगा। अमोनिया को आयोडीन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हमें जो मिलता है उसे बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड, मतलब अमोनियम आयंस इन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड, आयोडाइड अमोनिएट, स्ट्रक्चर का नाम है नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट। तो इसका रिएक्शन, अमोनिया का रिएक्शन सारे हैलोजेंस के साथ जो है कराया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप याद करोगे तो हमारे पास AgCl, AgBr, AgI के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। AgCl क्या होता है? वाइट कलर, AgBr लाइट येलो, वैसे येलो बोल दो, और AgI क्या होता है? डीप येलो। इन तीनों को डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है? क्योंकि पेल येलो और वाइट में कंफ्यूजन हो सकता है। पेल येलो इज समवॉट लाइक क्रीम एंड वाइट, मतलब वाइट किसका होता है? AgCl। AgCl और AgBr के लिए हम लोग यही करते हैं कि AgCl जो होता है वो डिसॉल्व कर जाता है अमोनिया में, इट डिसॉल्व्स इन अमोनिया, अमोनिया में डिसॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया का कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी है। अमोनिया कैन ऑल्सो एक्ट एज अ लिगैंड, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है अमोनिया की, इसलिए कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं अमोनिया के। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है AgNH3 ट्वाइस प्लस विच इज सॉल्युबल। सिमिलरली कॉपर के साथ भी अमोनिया कॉम्प्लेक्स बना देती है CuNH3 होल 4+2। आप देखेंगे जब कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे इन कॉम्प्लेक्सेस की हाइब्रिडाइजेशन वगैरह हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर फेरिक क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तो वो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। प्लस अमोनियम क्लोराइड मुझे मिलता है। सिमिलरली अगर मैं गोल्ड एल्यूमिनियम AlCl3 को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करती हूँ तो भी मुझे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है। क्रोमियम क्लोराइड ClCl3 को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, फिर से क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मुझे मिलता है विच इज समवॉट लाइक ग्रीन कलर, तो अमोनियम क्लोराइड मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग में हेल्प करता है, फिर मेटल क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स देता है डिफरेंट कलर्स के, जिससे हम मेटल क्लोराइड्स को क्या कर सकते हैं, मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सा मेटल प्रेजेंट है। रेड ब्राउन, ब्राउन, रेडिश ब्राउन। सबसे इंपॉर्टेंट काम नाइट्रो आप उसका कर चुके हैं। अमोनिया का है बर्च रिडक्शन, सोडियम एंड अदर एल्कली मेटल्स डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया, रिमेंबर दैट इज बर्च रिडक्शन, है ना। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन इटसेल्फ। एंड लेट्स लास्ट कंपाउंड पर आते हैं डायनाइट्रोजन। प्रिपरेशन के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। डायनाइट्रोजन की प्रिपरेशन क्या बतानी, कितने सारे कंपाउंड से डायनाइट्रोजन को प्रिपेयर किया है। सबसे पहले बताओ, अमोनियम नाइट्राइट, नाइट्रोजन मिला था,
अमोनियम डाइक्रोमेट, नाइट्रोजन मिला था, है ना। तो प्रिपरेशन वही, अमोनियम नाइट्राइड से पानी निकाल दो, दो हीट करने पे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर दो, N2 प्लस H2O प्लस Cr2O3, ये मिल जाता है ना, यहाँ से भी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ें तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अच्छा बेटा, ये अमोनियम नाइट्राइड को हीट करके बनाया ना, अगर मैं इस अमोनियम नाइट्राइड को सिंथेसाइज करूँ तो वो भी तो कर सकती हूँ। कैसे? अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड मतलब, है ना। तो इसको मैं सिंथेसाइज कैसे कर सकती हूँ? HNO2 प्लस, तो ये एक और प्रिपरेशन हो गई कि HNO2 प्लस NH4Cl लगा दो, अमोनियम नाइट्राइड बन गया, जिसको हीट कर दो नाइट्रोजन गैस और HCl अलग हो गया, हाँ या ना, है ना। तो यही प्रिपरेशंस है मेनली हमारी। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं लिखवा देती हूँ रिएक्शंस, वो ये है आपके पास। अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड में डाल दीजिए, नाइट्रोजन गैस कॉपर प्लस वाटर मिल जाता है। यूरिया को आप लोग यूज कर सकते हैं, यूरिया होता है NH2CONH2। इसमें अगर मैं नाइट्रस एसिड डाल देती हूँ HNO2, तो हमें मिलता है नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइक दिस। ये हमारी डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है बेटा, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इज डन इस प्रोसेस के थ्रू। ये जो प्रोसेस आपने लिखा है यहाँ पे, यहाँ से रब हो गया। साइनामाइड प्रोसेस अभी हमने लिखा था, कैल्शियम कार्बाइड का अपन लोग रिएक्शन कराते थे किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, तो हमें मिलता था कैल्शियम साइनामाइड एंड कार्बन। ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। लिख लीजिए आगे। द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड एंड कार्बन इज ऑफन नोन एज नाइट्रोलिम्ब। द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड एंड कार्बन is often known as nitrolim and is an important fertilizer and the source of ammonia and the source of ammonia। तो हमें पता ही है, इसमें अगर हम ये लें और इसमें अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें अमोनिया मिलेगा ही, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया मिलेगा ही, है ना। क्लियर? विद दिस वी एंड नाइट्रोजन, only nitrogen. Let's go to phosphorus. हाँ, phosphorus. Let's talk about phosphorus. देखिए, हमें अगेन फॉस्फोरस के ऊपर डिस्कशन करनी है, जैसे हम लोगों ने डिस्कशन करी नाइट्रोजन के ऊपर, लेकिन उतनी डिटेल डिस्कशन नहीं करनी फॉस्फोरस पे जितनी हमने नाइट्रोजन के लिए। हम फॉस्फोरस में फॉस्फोरस ऑक्साइड्स के सिर्फ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के सिर्फ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, और कितने तरीके के ऑक्सो एसिड्स हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे, वाइट रेड वगैरह जो फॉस्फोरस होते हैं, दैट्स इट। ज़्यादा हमें फॉस्फोरस की डिटेल नहीं करनी। हमने नाइट्रोजन की काफ़ी डिटेल करी है, हमें हमेशा हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट को जो है डिटेल डिस्कशन में करना होता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस, हम सबसे पहले फॉस्फोरस की बात करते हैं। वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के 3 तरीके के एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं बेटा, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। इसमें लिख लीजिए बेटा, व्हाइट फॉस्फोरस हैज डिस्क्रीट P4 यूनिट्स। व्हाइट फॉस्फोरस हैज डिस्क्रीट P4 यूनिट्स, डिस्क्रीट P4 यूनिट्स। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये इसके स्ट्रक्चर से सवाल आते हैं।
This is white phosphorus. Now one question that we would like to take up is nitrogen is N2, right? But phosphorus P2 does not exist. Phosphorus is what? P4. Nitrogen is just gas like N triple bond N. जबकि phosphorus क्या है? Solid, और वो भी P4 type like this, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ऐसा क्यों? जबकि जस्ट उसी से नीचे वाला तो कंपाउंड है. फॉस्फोरस P2 क्यों नहीं बन सकता, P4 ही क्यों रहेगा? क्योंकि इन सब का रीजन क्या आएगा कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पाई बॉन्ड्स जो हैं सिर्फ दो तरीके के ही बन सकते हैं. कौन सा पार्टी पे? हमारे पास दो पाई बॉन्ड ही पॉसिबल है. 2p जो सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, 2p 3d जो बन सकता है थोड़ा सा कम होगा, इसे p पाई, इसे p पाई d पाई, इसके अलावा और कोई पाई बॉन्ड हमारे पास नहीं होता है. ठीक है, तो भाई इधर सुनो, नाइट्रोजन के पास 2p है, इस नाइट्रोजन पे भी 2p है, 2p पाई बॉन्ड बना सकते हैं. इसलिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाना चाह रहा है, एक लोन पेयर रखना चाह रहा है, उसमें से एक सिग्मा 2 पाई करके छुट्टी. और N2 छोटा सा मॉलिक्यूल हो गया, छोटा मॉलिक्यूल है, वैन डर वाल्स फोर्सेस कम होंगे तो गैस हो गया. लेकिन अपन जब फॉस्फोरस पे आएंगे, या अगर P2 बनाने की कोशिश की जाएगी तो P2 ऐसे बनेगा, लेकिन देन इस केस में ये 3p हो जाएगा, और 3p के बीच में पाई बॉन्ड बनता नहीं है. तो इसे सारे ही बॉन्ड क्या बनाने पड़ेंगे, सिग्मा. तो आप देख रहे हैं P4 में हर फॉस्फोरस 3 सिग्मा बना रहा है और एक लोन पेयर रख रहा है. इसी चक्कर से इसे P4 बनना पड़ गया, बिकॉज फॉस्फोरस कैन नॉट फॉर्म अ स्टेबल p पाई बॉन्ड. डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, नाउ देन व्हाई इज अ गैस इन अ सॉलिड? बिकॉज इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कितना छोटू है, छोटू स्ट्रक्चर, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस कम तो गैस. इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, बल्कि है, तो इसलिए इसका ये कैसा रहेगा इन केस ऑफ इन फॉर्म ऑफ सॉलिड. तो फॉस्फोरस सॉलिड और नाइट्रोजन गैस. तो व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है उसके अंदर डिस्क्रीट P4 यूनिट होते हैं. हमसे पूछा जाता है pp बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3 4 pp ये, 5 pp ये, 6 pp है. 6 pp बॉन्ड है हमारे पास. ठीक है, लोन पेयर्स कितने हैं? 4 लोन पेयर, एवरी फॉस्फोरस कंटेनिंग 1 लोन पेयर. ठीक है, PPP 2 बॉन्ड है, PPP दो तरीके के PPP बॉन्ड है. PP बॉन्ड 6 तरीके के हैं. समझ रहे बात को? तो ये वाला बंदा होता है हमारा व्हाइट फॉस्फोरस. नेक्स्ट चलते हैं रेड फॉस्फोरस की तरफ. रेड फॉस्फोरस की बात करते हैं. इट इज अ स्टेबल एलोट्रॉप. लिखिए, इट इज अ स्टेबल एलोट्रॉप एट रूम टेम्परेचर. इट इज अ स्टेबल एलोट्रॉप एट रूम टेम्परेचर. ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है. एक्चुअली में व्हाइट फॉस्फोरस जो है इसका इग्निशन टेम्परेचर काफी कम होता है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस. मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास तो ये इग्नाइट हो जाता है. तो इसका टेम्परेचर, और फिर अगर इग्नाइट होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी. इसलिए इसको हम एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देते. हम इसको रखते हैं पानी के अंदर. जैसे आप कैल्शियम उसको पोटेशियम को रखते हो ना केरोसिन ऑयल में, इसको आप रखते हो पानी में. डू नॉट वांट इट टू गेट डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द एयर, बिकॉज एयर की प्रेजेंस में 30 डिग्री सेल्सियस पे आग पकड़ लेता है. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इसके लिए बोल रहे हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है. इसको आप एज इट इज स्टोर कर सकते हो, P4 को नहीं कर सकते. जो रेड फॉस्फोरस होता है ये बनता है बाय हीटिंग द व्हाइट फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग द व्हाइट फॉस्फोरस in absence of air around 250 degree Celsius. In absence of air around 250 degree Celsius. Somewhat like this is my रेड फॉस्फोरस. मतलब पॉलीमरिक स्ट्रक्चर्स होता है. P4 की यूनिट्स आपस में क्या कर रही होती है, लॉन्ग चेन में एग्जिस्ट कर रही होती है. तो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाइट फॉस्फोरस एंड इट इज अ स्टेबल एलोट्रॉप एट रूम टेम्परेचर. इट इज नॉट पॉइजनस. इट इज नॉट पॉइजनस. इट इज नॉट पॉइजनस एट ऑल. व्हाइट फॉस्फोरस थोड़ा पॉइजनस रहता है.
Next, let's come to the black phosphorus. Black phosphorus has a big polymeric structure, बहुत बड़ा polymeric structure exist करता है इसका, और black phosphorus को बनाया जा सकता है red phosphorus से भी और white phosphorus से भी appropriate temperatures पे heat करके. लिख लीजिए, black phosphorus is formed from red as well as white phosphorus by heating at appropriate temperatures. At appropriate temperatures. It has a big polymeric structure. It has big polymeric structure. Big polymeric structures. It is considered as one of the stable allotrope of phosphorus. Considered as one of the stable allotrope of phosphorus. One of the stable allotrope of phosphorus. Clear? Let's move on to the phosphorus oxides. Phosphorus oxides काफ़ी important है, इनके ऊपर डिस्कशन इंपॉर्टेंट है. देखिए फॉस्फोरस ऑक्साइड एक है हमारे पास P4O6 बेटा, एक है मेरे पास P4O10. एक्चुअली में ये P4O6 जो है वो डाइमर है P2O3 का. इट्स अ डाइमर ऑफ P2O3. तो P2O3 का डाइमर क्या है? P4O6. और ये डाइमर है P2O5 का, डाइमर ऑफ P2O5. तो दो ऑक्साइड्स फॉस्फोरस के एग्जिस्ट करते हैं. P4O6 का स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, स्ट्रक्चर से पहले P4O6 के बारे में बात करते हैं. ये है एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस एसिड. फॉस्फोरस एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड का क्या है? एनहाइड्राइड. तो फॉस्फोरस एसिड है बेटा H3PO3. ठीक है. अब इसमें हम लोग सपोज P2O3 बनाना चाह रहे हैं, तो दो फॉस्फोरस लेते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल लेते हैं इसके. तो हाइड्रोजन कितना है बेटा? 6. तो आप कितने वाटर निकाल पाओगे यहाँ से? 3 वाटर निकाल पाओगे. तो 3 वाटर अगर आपने निकाले तो हाइड्रोजन तो पूरे गए, ऑक्सीजन थे 3 निकल गए, 3 बच गए ना, तो P2O3 तो बना. तो P2O3 का डाइमर ही तो है P4O6. इसका मतलब ये फर्दर डाइमराइज करके P4O6 बन गया अगर दो मॉलिक्यूल मैंने इसके लिए. मतलब एक्चुअली में P4O6 क्या है? P4O6 एनहाइड्राइड है किसका? फॉस्फोरस एसिड का. या फिर उल्टा बोल दिया जाए, P4O6 में अगर आप पानी डालते हैं तो वो क्या देगा? फॉस्फोरस एसिड. इसका मतलब P4O6 क्या है? एक एसिडिक ऑक्साइड. तो ये एसिडिक ऑक्साइड है, एनहाइड्राइड है फॉस्फोरस एसिड का. इसमें पानी डाल देते हैं, एसिड कौन सा बन जाता है? फॉस्फोरस. बोलिए बात क्लियर है? ठीक है. अब इधर आते हैं P4O10 पे. P4O10 बेटा एनहाइड्राइड है मेरा फॉस्फोरिक एसिड का. इट इज एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. तो फॉस्फोरिक एसिड है हमारा H3PO4. इसमें से पानी निकालो तो कितने हैं? 6 हैं. तो 3 वाटर निकाल सकती हूँ मैं इनसे. 3 वाटर निकाल दिए. ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 8. और निकले कितने? 3. तो मेरे पास क्या बन गया? P2O5 जो कि डाइमराइज करके दे देगा क्या? P4O10. तो दिस इज द डाइमर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? ठीक है. ये भी क्या होगा बेटा? एसिडिक ऑक्साइड. इसमें भी पानी डालेंगे, क्या मिलेगा? फॉस्फोरिक एसिड. अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को बताना चाह रही हूं, ध्यान देना. आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग नाम के आगे ऐसे लगाते हैं ना, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड.
ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में ऑर्थो क्यों लग रहा है? H3PO4 होता है ना, ऐसे सुनते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थो क्यों लग रहा है? ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, क्योंकि आप देख रहे हैं इन सब को जब आप हीट कर रहे हैं इन सब से पानी निकल रहा है, और पानी निकलने के बाद, मैक्सिमम वाटर निकलने के बाद इनका क्या बन रहा है? स्टेबल ऑक्साइड। तो सोचो अगर मैं ये ले लेती तो 2 मोल अगर मैं H3PO4 के लेती तो उसमें से मैक्सिमम 3 वाटर निकाल देती तो P2O5 मिल जाता ना, जो कि स्टेबल ऑक्साइड है इसका। तो इसके नाम के आगे क्या लगा दिया? ऑर्थो। ठीक है, इसमें से भी मैं मैक्सिमम 3 वाटर अगर निकाल दूं तो मुझे P2O3 मिलेगा ना, विच इज अ स्टेबल ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस, इसलिए ऑर्थोफॉस्फोरस है ना। बोरिक एसिड में से भी अगर आप पानी निकालते रहते तो आपको क्या मिलता है? B2O3, रिमेंबर इट इज एनहाइड्राइड ऑफ दिस, तो दैट इज ऑल्सो ऑर्थो। तो जिन भी एसिड से पानी निकाल के उनका स्टेबल ऑक्साइड बनता है उन एसिड के नाम के आगे क्या लगा दिया जाता है? ऑर्थो। बात क्लियर? हम आते हैं बेटा P4O6 के और P4O10 के स्ट्रक्चर की तरफ। P4O6 का कैसा स्ट्रक्चर होता है देखेंगे। 4 फॉस्फोरस बनाएंगे, सबके बीच में ब्रिजिंग ऑक्सीजन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सारे फॉस्फोरस, हर एडजेसेंट फॉस्फोरस के बीच में क्या होगा? ब्रिजिंग ऑक्सीजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6। पूछा जा सकता है कितने POP बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 POP बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं P4O6 में। ठीक है, अब आते हैं P4O10। भैया P4O6 जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन अब 4 और ऐड करने हैं ना अपने को। कहाँ करेंगे? ये जो ऑक्सीजन दिख रहे हैं यहाँ फॉस्फोरस में लोन पेयर दिख रहे हैं, these lone pair would be coordinately bonded to the oxygens। तो P4O10 का क्या स्ट्रक्चर होगा? This is P4O10 and P4O10 is a very, ये O16 लिख दिया गलती से, is a very good dehydrating agent। It's a very good dehydrating agent, very good dehydrating agent। अब चलते हैं फॉस्फोरस के एसिड्स की तरफ। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस कहना। देखिए अब ऑक्सो एसिड्स में कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं मारना, सिंपल से चीज़ें हैं। ऑक्सो एसिड्स के नाम कैसे लिखे गए हैं और स्ट्रक्चर कैसे हैं, सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं। 2 ऑक्सो एसिड्स में डिस्कस कर सकी हूँ, जिनसे पानी निकालोगे तो उसके ऑक्साइड्स बनेंगे, फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। बस इतना मेन फोकस फॉस्फोरस पे रहना है, इसके स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर्स पे, ऑक्साइड पे या ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर्स पे, दैट्स इट। अब ऑक्सो एसिड्स की तरफ हम रहते हैं। हमारे पास एक एसिड है जिसे हम बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, ये 3 नाम है। ऑर्थोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरस and this is हाइपोफॉस्फोरस। यही होता है। ध्यान से सुनिए, ये तो समझ आ गया ऑर्थो क्यों लगा है, क्योंकि इनसे पानी निकाल के उनके ऑक्साइड बन रहे हैं। इसके आगे समझ आ रहा है इक क्यों लगा है, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखिए +5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे इक लगता है सफिक्स। यहाँ कितना ऑक्सीडेशन स्टेट? +3। यहाँ कितना है? +1 है ना। तो यहाँ अस क्यों लगा है? क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब भी लो ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट कम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है तो प्रीफिक्स लगा दिया जाता है हाइपो।
तो यहाँ हाइपो इसलिए लगाया क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट कम की ऑक्सीडेशन स्टेट है, और अस इसलिए लगाया क्योंकि अभी भी लो ही तो है। तो हाइपो फॉस्फोरस का मतलब होता है, हाइपो मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट कम, तो प्रीफिक्स लगा दो हाइपो, और अस इसलिए क्योंकि अभी भी तो लोअर रीजन में ही हो ना, तो लोअर इसलिए। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। इसका मुझे पता है एन फैक्टर क्या होता है 3, इसका एन फैक्टर क्या होता है 2, इसका एन फैक्टर क्या होता है 1, ट्राइबेसिक, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड मोनोबेसिक, राइट। अच्छा, अब मैंने आपको ऑक्सो एसिड्स में एसिडिटी बताया था बेटा कि कैसे दिखते हैं, डायरेक्टली नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OH। तो ये फॉस्फोरिक, ये फॉस्फोरस, और ये हाइपो फॉस्फोरस। तो दिस इज H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस, दिस इज फॉस्फोरिक फॉस्फोरस एंड दिस इज फॉस्फोरिक। तो आप इनमें देखेंगे डबल बॉन्ड हो तो सब में सेम है, तो आप क्या देखेंगे, नंबर ऑफ OH। OH बॉन्ड बढ़ते हैं तो एसिडिटी क्या होती है, कम होती है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, फॉस्फोरिक, फिर फॉस्फोरस एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिडिटी में। रिड्यूसिंग पावर में क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर में, ये जो H है ना बेटा जो निकल नहीं सकते, इन H को क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग H। हाँ जी, ओहो सॉरी, ये हो गया सब एसिडिक है ना। अच्छा, ये जो H है ना बेटा, इन H को क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग H। तो अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखना है तो रिड्यूसिंग H भी तो होने चाहिए, तो रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगी, एग्जैक्टली द सेम। तो रिड्यूसिंग पावर भी यही है और एसिडिटी भी यही है। बात क्लियर हुई? नाउ द वेरी नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू टॉक अबाउट इज अदर एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स। अदर ऑक्सो एसिड्स कौन से हैं हमारे पास? द अदर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस इज, देखिए हम लोग नाम लिखते हैं, एक प्रीफिक्स लगाते हैं जिससे हम बोलते हैं बेटा पायरो। ध्यान से सुनना है, ये पायरो प्रीफिक्स कब लगता है, लेट्स से आपके पास 2 फॉस्फोरिक एसिड है, आप उनमें से एक वाटर निकालो। तो अगर आपके पास n फॉस्फोरिक एसिड है तो आप n-1 वाटर निकालो। 3 होंगे तो 2 पानी निकालो, 2 है तो 1 पानी निकालो, मतलब n अगर है तो n-1 पानी निकालो। तो जो एसिड बनेगा वो क्या बोला जाएगा, उसके आगे पायरो लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अभी एक ही वाटर निकालना है, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 6, तो 2 तो निकल के बचे 4, फॉस्फोरस आए 2, ऑक्सीजन 8 में से 1 निकल गया 7, H4P2O7। दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आप फॉस्फोरिक एसिड बनाइए। इनमें से पानी निकाल दो, एक पानी निकालना है ना, तो बगल बगल से एक पानी निकाल दो। दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पायरो मतलब n वाटर एंड टेक n-1 आउट ऑफ इट। सिमिलरली अगर आप 2 फॉस्फोरस एसिड ले लेते हैं और 1 वाटर निकाल देते हैं, तो मेरे पास 6 है, 6 में से 2 गए, 4 बचे, 6 में से 1 गया, 5 बचे। ये जो बनेगा इसे बोलेंगे पायरोफॉस्फोरस, है ना। तो ऐसे पायरोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरस ऐसे ऑक्सो एसिड्स भी मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं। बोलो, बात क्लियर हुई? नेक्स्ट इज मेटा। मेटा कब लगता है बेटा? मेटा तब लगता है जब 3 H3PO4LH से और 3 ही पानी निकाला, मतलब N है और N वाटर निकाला। N है, n-1 वाटर निकाला तो पायरो, N है और N वाटर निकाल दिया तो मेटा। तो देखिए कितना हो गया, 6 और 9, तो 3 बचे,
फॉस्फोरस 3, ऑक्सीजन कितने हो गए 12 में से 3 गए। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा। आप फॉस्फोरस एसिड बनाइए ऐसे, एक फॉस्फोरस ये, दूसरा यहाँ बना, मतलब फॉस्फोरिक ये, दूसरा फॉस्फोरिक यहाँ बना दीजिए, तीसरा फॉस्फोरिक यहाँ बना दीजिए, और ये 3 मॉलिक्यूल्स आपने बनाए, एक वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 3 वाटर निकाल दिए, तो ये बन जाएगा मेटाफॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक। ऐसे आप मेटाफॉस्फोरस भी बना सकते हैं। समझे बात को बेटा, हाँ या ना? ठीक है, तो मेटाफॉस्फोरस भी बनाते हैं। 3 फॉस्फोरस एसिड लेना, 3 निकाल देना, 4 लेना, 4 पानी निकाल देना। जितने ज़्यादा लोगे उतने ज़्यादा साइकिल बड़े बड़े बन जाएंगे, है ना? तो ऐसे ऑक्सो एसिड्स भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं जिसमें मेटा और ये सब लिखा रहता है। ठीक है, PH3 जिसको बोला जाता है फॉस्फीन, इसका बॉन्ड एंगल बताओ। अरे ड्रैगोस रूल अप्रोक्सीमेटली 90 के अराउंड रहता है। ठीक है, तो इट हैज़ अ बॉन्ड एंगल ऑफ 92, 93। यही नीट में सवाल आया था, ड्रैगोस रूल के हिसाब से इसका बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 हो जाता है। तो सबसे पहली बात, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फॉस्फाइड्स का हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, कैल्शियम फॉस्फाइड ले लीजिए, पानी डाल दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन गैस मिल जाएगा। ठीक, या फिर फॉस्फोरस एसिड ले लीजिए, H3PO4, H3PO3, इसको 480 केल्विन के आसपास पे हीट कर दीजिए, ये टूट जाता है फॉस्फीन में। और इसमें देखिए एक बात बताइए, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +3, और फॉस्फोरस की फैमिली की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जा सकती है, +5। तो ये अपने आप को बढ़ा भी सकता है +5 तक, अपने आप को घटा भी सकता है। इसलिए फॉस्फोरस एसिड एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, फॉस्फीन और फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बोली बात ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है हम फॉस्फीन के सिंथेसिस में करते हैं वो ये है, जिसको हम लोग रिडॉक्स में बहुत खूब बैलेंसिंग भी करते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस के साथ अगर आप बेस डाल दें और वाटर डाल दें, आपको मिलता है फॉस्फीन गैस प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फेट। नाउ एवरीबॉडी हैज टू see on the board. Phosphorus is also is in zero oxidation state here, going to -3 and +1. Again it is a disproportionation reaction, but I would like to know what is the name of this compound. Yes पूजा, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये कौन से एसिड से बना होगा। ये बना होगा H3PO2 से। H3PO2 का एन फैक्टर 1 ही होता ना, तो एक ही H निकलेगा इससे। अब ये कौन सा एसिड है, हाइपोफॉस्फोरस। यही हाइपोफॉस्फोरस है ना, आप लोगों को समझाया ना, एस एसिड का सॉल्ट क्या होता है, आइट। तो ये एस एसिड है, इसका सॉल्ट क्या होगा, आइट, पर इसके नाम के आगे हाइपो लगेगा, तो हाइपोफॉस्फाइट बनेगा। और एक ही H निकल सकता, वो निकल गया, तो ये क्या हो गया, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। बात समझ आ रही है? यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। अब इसी लाइन पे ये देखिए NaH2PO4 का नाम क्या होगा, Na2HPO4 का क्या होगा और Na3PO4 का क्या होगा। ये सारे किससे आ रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड। एक एसिड का सॉल्ट क्या होता है, 8, उससे मैक्सिमम H कितने निकल सकते हैं, 3, तो 3H निकाल के ये बना, तो सोडियम फॉस्फेट। कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ है ना। बट क्या ये मैक्सिमम H लेके निकला है, नहीं, तो खाली सोडियम फॉस्फेट तो नहीं लिखेंगे, हमें सोडियम फॉस्फेट तो तब लिखेंगे जब मैक्सिमम H निकल जाएंगे। तो अब इसे क्या लिखेंगे, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई सोडियम
हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड सोडियम फॉस्फेट। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो इसे क्या बोलेंगे? सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसे क्या बोलेंगे? डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड दिस इज सोडियम फॉस्फेट। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली Na2HPO3, NaHPO3 इनको क्या बोलेंगे? ये किनसे बने हैं? फॉस्फोरस, मतलब आइट एसिड, मतलब आइट सॉल्ट। मैक्सिमम ये H कितने निकाल सकता है? दो निकाल दिए ना। तो ये क्या होगा? सोडियम, नो डाई क्यों लगाना, ये तो मैक्सिमम इसलिए क्यों निकला है, मतलब सोडियम फॉस्फाइट, वी कॉल इट एज सोडियम फॉस्फाइट, क्योंकि फॉस्फोरस एसिड मैक्सिमम 2 ही H निकाल सकता, तो दोनों निकाल तो दिए। तो यहाँ 3 निकाल सकता था, तीनों निकाल दिए तो सोडियम फॉस्फेट, 2 निकाल सकता था, दोनों निकाल दिए तो सोडियम फॉस्फाइट। एक ही था, एक निकाल दिया तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, समझे? बट यहां 2 निकल सकते थे, एक निकला, तो अब बताना पड़ेगा कि एक निकला, तो सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइट, तो सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइट। तो ये सॉल्ट्स के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नॉमेनक्लेचर सिंपल सा है, एक एसिड और असेसिड वाला, उसी को आप लोगों को क्या करना है? इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब लिख लीजिए लास्ट पॉइंट, फॉस्फीन इज अ कलरलेस एंड एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। It has garlic odor. It has a garlic odor. It is not polar like ammonia. It is not polar like ammonia. It is not polar like ammonia and therefore less soluble in water. Therefore less soluble in water. अमोनिया का एक्वा सोल्यूशन बेसिक होता है, जबकि फॉस्फीन का एक्वा सोल्यूशन न्यूट्रल होता है। तो लिखिए फॉस्फीन एक्वा सोल्यूशन इज न्यूट्रल, फॉस्फीन एक्वा सोल्यूशन इज न्यूट्रल phosphine aqua solution is neutral, full stop. Phosphine reacts with HI, phosphine reacts with HI to give PH4I, phosphonium iodide, phosphonium iodide, PH4I. और अमोनिया का बेसिक होता है। Phosphine reacts with oxygen to give phosphoric acid. Phosphine reacts with oxygen to give phosphoric acid. Is that clear till now? Any doubt? अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ NCl3 एंड PCl3। हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जामिनर पूछता है इसको कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है। जब मैं ग्रुप 14 करा रही थी तो मैंने आपको बोला था हाइड्रोलिसिस कराने के लिए कहीं पे वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो NCl3 हाइड्रोलिसिस देता है, बट नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल तो होता नहीं है। वेकेंट ऑर्बिटल किसके पास होता है? क्लोरीन के पास होता है। तो जब अपन लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसका H+ होता है और OH- होता है ना। OH- वहां जाता है जहां पे क्या होता है बेटा?
वेकेंट डी या वट एवर ऑर्बिटल। तो ये OH इस केस में कहाँ जाएगा, Cl के पास, तो मुझे मिलेगा NH3 प्लस HOCl। देखिए कैसे, देखो N 3 Cl से जुड़ा हुआ है ना, इसको ऐसे बना लो NCl3 को और तोड़ दो। मैंने क्या बोला, OH कहाँ जाएगा, Cl के पास, तो OH इधर दो, H इधर दो, OH इस बंदे को दो, H इधर दो, H इधर दो, OH दो, तो 3 मोल किसके मिलेंगे, HOCl के, और 1 मोल किसका बनेगा, अमोनिया का। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ NCl3 आपको क्या देगा, अमोनिया प्लस 3 मोल HOCl। क्लियर। लेकिन अगर PCl3 का हाइड्रोलिसिस कराए तो P के पास तो है ना D, तो अब Cl के पास जाने की क्या जरूरत है, तो OH किस पे जाएगा, P पे जाएगा। इसको ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। इसको ऐसे तोड़ रही हूं कि OH किसको दूं मैं, P को, तो P को मिलेंगे 3 OH और 3 HCl निकल जाएंगे, हाँ या ना। ये जो POH होल थ्राइज होता है, ऐसा तो कोई कंपाउंड अपन लोगों ने कभी देखा नहीं, इसलिए टॉटोमराइज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है H3PO3 में। तो यहाँ आ जाता है डबल बॉन्ड हो और ये H फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाता है एंड यू गेट H3PO3। तो PCl3 का हाइड्रोलिसिस आपको देगा H3PO3 एंड HCl। हालांकि पहले क्या बन रहा था, POH होल थ्राइज, जो कि स्टेबल नहीं होता, टॉटोमराइज कर जाता है, बैक रिएक्शन काफ़ी कम है, फॉरवर्ड रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा है, और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H3PO3 में। दिस इज नोन एज टॉटोमराइजेशन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉटोमराइजेशन, ठीक है। एंड यू एंड अप गेटिंग फॉस्फोरस एसिड एंड HCl। बात क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग एंड हैविंग अ लॉन्गर क्लास।